हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन भाग 3। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें श्रम विभाजन का अर्थ, श्रम विभाजन क्या है, उसकी उपयोगिता और उन सब के बारे में हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं श्रम विभाजन के महत्वपूर्ण प्रकार, जो कि इमानुएल दुर्खिम ने उनकी पुस्तक में बताए हैं। तो इमानुएल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक घटना है जो कि आधुनिक विभेदीकृत समाज में एकता का मुख्य सोर्स है, और यह कई रूपों में समाज हेतु जो है प्रकार्यकारी भूमिका अदा करता है। अब हम यही देखेंगे कि किस तरह जो है इमानुएल दुर्खिम समाज जो है श्रम विभाजन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक रूप से जो है पॉजिटिव मानते हैं, और उन्होंने किस तरह इसके क्या क्या जो है समाज के लिए कार्य बताए हैं। उन्हीं में से कुछ कार्य को, कुछ जो है सामाजिक प्रकारों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला उन्होंने क्या बताया कि इसमें व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करना होता है। जैसा कि हमने बात की, विभाजन का मतलब ही क्या होता है, बंटना। तो अलग एक काम को जो है छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर यदि उन इकाइयों पर तर्क रूप से कार्य किया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, श्रम विभाजन। तो उसी के अनुरूप इमानुएल दुर्खिम कहते हैं कि इसमें व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करना होता है, जिसे व्यक्ति उस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और वह कार्य का श्रेष्ठ संपादन उससे संभव हो पाता है। सेकंड उन्होंने लिखा है, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण से नवीन आविष्कारों की संभावनाएं बढ़ती है तथा प्रगति का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। इससे सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर अंतः संबंध एवं अंतः निर्भरता बनी रहती है। यह पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर व्यक्ति को दूसरों के लिए सोचने को बाध्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी प्रवृत्ति घटती है व सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। यह व्यक्तिगत गुण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाता है। इमानुएल दुर्खिम कहते हैं कि इससे जीवित रहने के लिए किया जाने वाला जो संघर्ष है, जो हमारा जीवन के लिए संघर्ष है, वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इससे कार्य की गुणवत्ता में जो है वृद्धि होती है। यह मशीनी और बड़े उत्पादन को जो है प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज को सस्ती और काफ़ी मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हो पाती है, जिससे जो उत्पादन के तरीके हैं उसमें वैज्ञानिकता भी आती है, जिससे हमारे जो है समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। अब आगे चलते हैं। आगे वाले पार्ट में इमानुएल दुर्खिम ने जो है श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम के बारे में बताया है। अब उन्होंने कौन कौन से परिणाम बताए हैं जो कि समाज में श्रम विभाजन के फलस्वरूप परिलक्षित होते हैं, उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। समाज में जो है सावयवी एकता एवं संगठन का उदय, श्रम का विशेषीकरण होता है। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। व्यक्तिवादी गुण एवं व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को महत्व, समाज का अनेक हितों एवं व्यावसायिक समूह में विभाजन। श्रम विभाजन जो है एक गतिशील अवधारणा है और इसमें प्रगति के तत्व निहित है। समाज में आपसी भेदभाव का उत्पन्न होना, समाज में व्यक्ति की परस्पर निर्भरता में वृद्धि, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अधिक धन एवं ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने में की इच्छा में वृद्धि। दुर्खिमकालीन यूरोप में जो है औद्योगिक समाज का विकास हो चुका था। उस समय श्रम विभाजन उस समाज की एक जो है प्रमुख आर्थिक घटना के रूप में उस वक्त सामने था। वो एक ऐसा विषय था, बिल्कुल ज्वलंत विषय था, जिसका विश्लेषण जो है 2 रूपों में किया गया था। एडम स्मिथ जैसे जो इकोनॉमिस्ट थे, किसी समाज के आर्थिक विकास एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मान रहे थे। तो जो कार्ल मार्क्स थे, वो एक हाथ में श्रम विभाजन की घटनाओं को असमानता में वृद्धि और श्रमिकों में अलगाव के लिए उत्तरदायी मान रहे थे। तो इस तरह उस समाज का, उस यूरोप में उस वक्त का जो समाज था, उसमें श्रम विभाजन को लेकर उसका अलग अलग विश्लेषण जो है विद्वान लोग करने लगे थे। इमानुएल दुर्खिम ने व्यक्ति और समाज के बीच संबंध और सामाजिक एकता की समस्या पर जो है विचार करते हुए औद्योगिक समाज की प्रमुख घटना श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य के रूप में एक्सेप्ट किया है, और मार्क्स के एकदम उलट, मार्क्स के विचारों के बिल्कुल उलट न केवल इसका प्रकार्यवादी विश्लेषण किया है, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति और समाज के बीच के जो संबंध है, जिसे उन संबंधों के बीच में उन्होंने सामाजिक एकता की समस्या पर भी जो है अपने विचारों को रखा है। तो उन्होंने जो है श्रम विभाजन को भी एक सामाजिक तथ्य मानकर उसका अध्ययन किया है।
सामान्य रूप में श्रम विभाजन से मतलब किसी भी स्थायी संगठन में मिलजुल कर काम करने वाले लोगों या समूह द्वारा भिन्न लेकिन समन्वयात्मक क्रियाओं के संपादन से है। अलग अलग व्यक्ति जो है एक इकाई में कार्य करते हैं, अलग अलग इकाइयों में काम करते हैं या एक इकाई में काम करते हैं। वो कार्य भले ही अलग अलग उनको दिया जाएगा, पर वो कार्य आपस में क्या होगा, संबंधित होगा। उनमें एक समन्वय जो है होगा, उनकी क्रियाओं में समन्वय होगा। तो इस तरह से जो क्रिया का संपादन होगा उसको जो है उससे जो है समाज में एकता निश्चय रूप से आती है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो है एमाइल के श्रम विभाजन का अर्थ जो है सामाजिक विभेदीकरण से दिया है, जो व्यवसाय के विभेद एवं औद्योगिक क्रियाकलापों के बहुगुणन से संबंधित होता है। तो उन्होंने श्रम विभाजन का मतलब, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने श्रम विभाजन का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इमाइल दुर्कheim ने जो है श्रम विभाजन के 2 प्रकार जो है मुख्य रूप से बताए हैं, सामान्य और असामान्य। तो दुर्कheim का मानना है कि श्रम विभाजन का सामान्य स्वरूप ही समाज में उच्चतर एकता कायम करने में सहायक हो सकता है। यदि समाज में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन हो रहा है, जैसा कि उस वक्त के यूरोप में जब इमाइल दुर्कheim थे तब हो रहा था, तो वो समाज के लिए जो है प्रकार्यात्मक नहीं माना जाएगा। इस तरह जो है इमाइल दुर्कheim ने श्रम विभाजन को सामान्य और असामान्य श्रम विभाजन में बांटा है। तो देख लेते हैं कि सामान्य श्रम विभाजन क्या है। सामान्य श्रम विभाजन का वह रूप है जो कि सामाजिक एकता में वृद्धि करता है। ये श्रम विभाजन का वो रूप है जो कि समाज में एकता में वृद्धि करता है, उसे हम सामान्य श्रम विभाजन कहेंगे। और जो असामान्य या इसे हम व्याधिकीय श्रम विभाजन भी बोल सकते हैं, ये श्रम विभाजन का वह रूप है जो सामाजिक एकता को कमज़ोर करता है, तो उसे हम असामान्य श्रम विभाजन कहेंगे। दुर्कheim ने असामान्य श्रम विभाजन के 2 रूपों की बात की है। पहला तो अप्रतिमानी श्रम विभाजन और दूसरा है व्यवस्था मूलक श्रम विभाजन। जब श्रम विभाजन को बिल्कुल अतिवादी ढंग से लागू किया जाए, जिससे मजदूर पूरी उत्पादन प्रक्रिया से जो है हट जाए और कर्मचारी तथा जो मालिक है उसके बीच स्थायी तौर पे जो है अलगाव की जो है फीलिंग आ जाए, तो दुर्कheim ने इसे अप्रतिमानिक श्रम विभाजन कहा है। जब किसी वैकल्पिक रोजगार के अभाव में मजदूर कोई भी कार्य करने को मजबूर हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं है तो वो मजबूरी में किसी भी काम को करने को तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का गुलाम बन जाए या बंधुआ मजदूरी किसी की कर ले, तो दुर्कheim इसे क्या नाम देते हैं, इसे बोलेंगे व्यवस्था मूलक श्रम विभाजन। तो आधुनिक औद्योगिक समाजों में नौकरी की आवश्यकता थी और व्यावसायिक योग्यता के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण ये बंधुआ मजदूर या दास प्रथा की जो है समस्या उत्पन्न हुई थी। इस तरह दुर्कheim जो है उनके विश्लेषण में श्रम विभाजन के नकारात्मक पहलुओं को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि कभी कभी श्रम विभाजन की चरम स्थिति कई समस्याओं को उत्पन्न कर देती है, जैसे व्यक्तिवाद का विकास हो गया, सामूहिक एवं पारस्परिक जो है समझ की कमी हो गई या प्रतिमानहीनता आदि। कई सारे वो श्रम विभाजन के ऐसे नकारात्मक पहलुओं को दिखाते हैं।